Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Land Acquisition Act 1894. We have discussed up till section 24 and in this video we are going to start from section 25. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 25 of Land Acquisition Act deals with the topic of rules as to amount of compensation. सेक्शन 25 बात करता है कि मुआवजे का तयन करते वक्त यानी कि जो कंपनसेशन डिटरमिन की जाती है उसको डिटरमिन करते हुए किन रूल्स को सामने रखना है, किन रूल्स के अकॉर्डिंग आपने कंपनसेशन की अमाउंट डिटरमिन करनी है। इस सेक्शन में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लॉज 1 कहती है व्हेन द एप्लीकेंट हैज मेड अ क्लेम टू द कंपनसेशन pursuant to any notice given under section 9, the amount awarded by him by the court shall not exceed the amount so claimed. सिंपल सी बात है कि जब एक एप्लीकेंट अपनी कंपनसेशन को क्लेम कर रहा है, हु इज द एप्लीकेंट? द ऑनर ऑफ द लैंड, जो अपनी लैंड एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट को दे रहा है। जब उसे सेक्शन 9 के अंडर कलेक्टर की तरफ से नोटिस दिया जाता है कि आप फलां दिन को फलां जगह पर कलेक्टर के सामने हाजिर हो जाएं और अपना रिस्पेक्टिव क्लेम पेश कर दें। इस सेक्शन 9 के नोटिस के बाद जब ये एप्लीकेंट कलेक्टर के सामने आकर अपनी कंपनसेशन की अमाउंट क्लेम करता है तो ये सेक्शन 25 कहता है कि रूल के अकॉर्डिंग जितनी कंपनसेशन उसने क्लेम की है उससे ज़्यादा उसको कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। शेल का वर्ड यूज हुआ है, कंपल्सरी है। अब कैसे कि फॉर एग्जांपल एक लैंड की कंपनसेशन डिटरमिन करते हुए कलेक्टर ने जो अमाउंट डिटरमिन की है वो 5 लाख की है, लेकिन ये एप्लीकेंट अपने क्लेम जो ला रहा है वो अपने मुतालबे में कहता है कि मुझे इस ज़मीन के 4.5 लाख दिए जाएं। तो अब रूल्स के अकॉर्डिंग जो कंपनसेशन ये खुद अपने लिए डिटरमिन कर रहा है, मींस टू से कि जो कंपनसेशन ये क्लेम कर रहा है इसको सिर्फ और सिर्फ यही मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ पर कलेक्टर के तयन करदा मुआवजे की कोई अहमियत नहीं होगी। फिर क्लॉज 2 क्या कहती है? When the applicant has refused to make such claim or has omitted without sufficient reasons to make such claim, the amount awarded by the court shall in no case exceed the amount awarded by the collector. सेकेंड सिचुएशन क्या कहती है कि जहां पर एप्लीकेंट ऐसा कोई क्लेम करने से रिफ्यूज कर रहा है। कौन सा क्लेम? जो हमने क्लॉज 1 में बात की कि वो अपना रिस्पेक्टिव क्लेम कलेक्टर के सामने पेश करता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कहा गया है, इस क्लॉज के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जब एप्लीकेंट रिफ्यूज कर देता है ऐसा कोई क्लेम करने से या विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन उसने ओमिट कर दिया है, वो क्लेम मांग ही नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में जो कंपनसेशन की अमाउंट उसको दी जाएगी वो उस अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगी जो कलेक्टर ने उसके लिए डिटरमिन की है। यानी कि कलेक्टर ने जितना तयन कर दिया ज़मीन के मुआवजे का उसको उतना ही मुआवजा दिया जाएगा। अगर उसने कलेक्टर के तयन करदा मुआवजे के ऊपर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया, बगैर किसी सफिशिएंट रीज़न के वो इनकारी है, उसने उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन सामने नहीं लाया, तो फिर इसको वही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टर है, कलेक्टर ने सेक्शन 11 के अंदर कोई अवार्ड जारी कर दिया है। अवार्ड जारी करने से मुराद क्या है कि उसने ज़मीन की कंपनसेशन डिटरमिन करके फैसला सुना दिया कि फ़लाँ बंदे को उसकी ज़मीन का इतना मुआवजा दिया जाएगा। अब जब उसने कंपनसेशन डिटरमिन कर ली, अवार्ड जारी कर लिया, उसके बाद इस एप्लीकेंट ने या इस ऑनर ऑफ द लैंड ने किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं उठाया, कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं की कि मुझे इतनी रकम नहीं बल्कि इतनी रकम चाहिए, तो ऐसी सूरत में बाद में वो कोर्ट के अंदर अपना रेफरेंस दायर करके ज़मीन की ज़्यादा रकम की डिमांड नहीं कर सकता। इस क्लॉज के रूल के अकॉर्डिंग उसको उतनी ही रकम दी जाएगी जो कि कलेक्टर ने उसके लिए डिटरमिन कर ली है। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज 3 के ऊपर। क्लॉज 3 क्या कहती है? When the applicant has omitted for a sufficient reason
to be allowed by the judge to make such claim, the amount so awarded to him by the court shall not be less than number 1 and may exceed the amount awarded by the collector. अब इस क्लॉज को अगर हम सिंपली देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि जब कोई एप्लीकेंट यानी कि कोई लैंड ऑनर है और वो थ्रू कलेक्टर अपना रेफरेंस कोर्ट में दाखिल करवाना चाहता है, वो रेफरेंस जो हमने ऊपर डिस्कस किया था सेक्शन 18 के अंदर, कि जब आप अपना कोई रेफरेंस कोर्ट के अंदर दाखिल करते हो जब आपको कंपनसेशन की अमाउंट के ऊपर किसी तरह का कोई एतराज़ है, कलेक्टर के थ्रू आप रेफरेंस दाखिल करवाना चाह रहे हो, कलेक्टर ने अपनी फाइल तैयार कर दी, कौन सी फाइल जो उसने कोर्ट में सबमिट करनी है। अब वो कौन सी कोर्ट में सबमिट कर रहा है, हु हैज द जुरिस्डिक्शन टू हियर दैट केस, जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। अब अगर ये एप्लीकेंट किसी बोनाफाइड रीजंस की वजह से, कोई ऐसी रीजंस जो बोनाफाइड है यानी कि उसकी इंटेंशन गलत नहीं है, उसके पार्ट पे अच्छी नीयत है उसकी, और वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता और प्रेजेंट ना होने के साथ वो कोर्ट में आके किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं कर रहा रिगार्डिंग दी कंपनसेशन, और जो टाइम पीरियड उसे दिया गया है, फॉर एग्जांपल 6 महीने के अंदर अंदर उसने अपनी क्लेम करनी है, उसका वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है, तो अगर टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद वो बंदा कलेक्टर के पास जाता है और उसको कहता है कि वो इसके थ्रू अपना रेफरेंस कोर्ट में सबमिट करवाना चाह रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर कोर्ट को ये लगता है कि इसका ये जो एक्सक्यूज है, ये जो रीजन है रिगार्डिंग द लिमिटेशन टाइम पीरियड ये वैलिड है, तो फिर वो उसके इस एक्सक्यूज को एक्सेप्ट कर देती है इवन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम पीरियड। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 26 के ऊपर। सेक्शन 26 बात करता है फॉर्म ऑफ द अवार्ड्स की। अब इससे क्या मुराद है, सेक्शन की अगर हम क्लॉज 1 देखें तो क्लॉज 1 कहती है एवरी अवार्ड अंडर दिस पार्ट शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द जज एंड शैल स्पेसिफाई द अमाउंट अवॉर्डेड अंडर क्लॉज 1 ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 and also the amounts respectively awarded under each of the other clauses of subsection together with the ground of awarding each of the said amounts। अब हमने कहा कलेक्टर की तरफ से जो डिसीजन दिया जाता है उसको अवार्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोर्ट की तरफ से भी जो डिसीजन दिया जाता है उसको भी अवार्ड का नाम दिया जाता है। सो इस सेक्शन की क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग ये जो अवार्ड कोर्ट जारी करेगा ये हमेशा रिटन फॉर्म में होगा। रिटन फॉर्म में होने के साथ साथ इसके एंड पर जज अपना सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने के साथ साथ इस अवार्ड के अंदर अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, ये अवार्ड कंपल्सरी है कि वो स्पेसिफाई करेगा द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट इज अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा कि अगर तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है किसी वजह से किसी भी रिजल्ट में, तो ऐसी सूरत में ये तमाम चीज़ें मेंशन करेगा, ग्राउंड्स फॉर द अवॉर्डिंग ऑफ द कंपनसेशन। इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर जितने भी हमने ग्राउंड्स पढ़े थे जिनके अकॉर्डिंग कंपनसेशन दी जाएगी जिन जिन केसेस में, वो तमाम चीज़ें अपनी इस अवार्ड के अंदर मेंशन करेगा एज पर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 26। उस अवार्ड में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। फिर क्लॉज 2 क्या कहती है, एवरी सच अवार्ड शैल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री and the statement of the grounds of every such award a judgment within the meaning of section 2 clause 2 and section 2 clause 9 of CPC 1908। और ये जो अवार्ड जारी किया जाएगा कंपल्सरी है कि जिस पार्ट के अंदर कोर्ट ने किसी बंदे को रिलीफ ग्रांट किया है उस रिलीफ के पार्ट को डिक्री कंसिडर किया जाएगा, और जिस पार्ट के अंदर उसने ये ग्राउंड्स मेंशन किए हैं, ये स्टेटमेंट जो मेंशन हुई है उस स्टेटमेंट के पूरे पैराग्राफ को जजमेंट कंसिडर किया जाएगा एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 ऑफ CPC 1908। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 बात करता है कॉस्ट की। अब किस कॉस्ट की बात की जा रही है, सो इस क्लॉज के अंदर क्या कहा गया है, एवरी सच अवार्ड शैल आल्सो अवार्ड अमाउंट की तरफ से जारी किया जाता है कंपल्सरी है कि वो अमाउंट एंड बाय व्हाट पर्सन अवार्ड के अंदर मेंशन करेंगे। अब ये किस अमाउंट ऑफ द कॉस्ट की बात की गई है, इसको अगर हम सिंपली समझें तो अमाउंट ऑफ द कॉस्ट से सिंपली ये मुराद है वो कॉस्ट जो कि कलेक्टर के थ्रू कोर्ट में रेफरेंस सबमिट करने के ऊपर आती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि
कलेक्टर के थ्रू रेफरेंस कोर्ट में सबमिट किया जाता है। अब एक बंदा है और वो कलेक्टर को जाकर कहता है कि मेरा रेफरेंस कोर्ट में सबमिट किया जाए। अब ये कलेक्टर उसके इस रेफरेंस की पूरी एक फाइल तैयार करता है। फाइल तैयार करने के साथ ये कोर्ट में इसका रेफरेंस सबमिट कर देता है। अब इस रेफरेंस को तैयार करने के ऊपर और कोर्ट में सबमिट करने के ऊपर जो खर्चा आएगा वो कौन पे करेगा? वो बंदा पे करेगा जिसके ऊपर कोर्ट ये कॉस्ट इम्पोज करेगी, या फिर वो पर्सन जिसके फेवर में कोई डिसीजन या कोई अवार्ड जारी किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो कोर्ट के अंदर अपना रेफरेंस लेकर आता है, उसको कंपनसेशन की अमाउंट के ऊपर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है। अब इस रेफरेंस के ऊपर अगर कोर्ट इंक्वायरी करती है, प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करती है, और इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट को ये मालूम होता है कि ये जो रेफरेंस दायर कर रहा है ये बोगस है, यानी कि इसका किसी भी तरह का कोई भी राइट नहीं बनता, जो कंपनसेशन कलेक्टर ने डिटरमिन की है वो बिल्कुल सही है, तो ऐसी सूरत में इस बंदे के ऊपर कोर्ट की तरफ से कॉस्ट भी डाली जाएगी, यानी कि जितनी कंपनसेशन इसको लैंड के लिए मिल रही है उस लैंड की कंपनसेशन में से कॉस्ट की अमाउंट डिडक्ट करके बाकी रकम इसको दे दी जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन इसके टोटल ऑपोजिट है। पहली सिचुएशन में हमने कहा एक बंदे का राइट बनता ही नहीं था और उसने कोर्ट के अंदर कोई रेफरेंस दायर कर दिया है और कोर्ट को ये लगता है कि इसका ये रेफरेंस बोगस है। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर कोई ऐसा बंदा है जो एग्रीव्ड है, जिसका कोर्ट को लगता है कि ये जो रेफरेंस है ये जेन्युइन है, तो कोर्ट क्या करेगी, इसकी कॉस्ट की अमाउंट को इंक्रीज कर देगी और साथ ही साथ ये ऑर्डर कर दिया जाएगा कि इसको कंपनसेशन की अमाउंट के साथ साथ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पे की जाए। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 28 के ऊपर। सेक्शन 28 का टाइटल क्या कहता है? कलेक्टर मे बी डायरेक्टेड टू पे इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कंपनसेशन। अब ये किस कंपनसेशन की बात की गई है कि कलेक्टर को डायरेक्शन दी जाएगी कि वो इंटरेस्ट भी पे करेगा। अब कौन सा इंटरेस्ट, कौन सी एक्सेस कंपनसेशन? सो सेक्शन 28 कहता है if the sum which in the opinion of the court the collector ought to have awarded as compensation is in the excess of the sum which the collector did award as compensation, the award of the court may direct that the collector shall pay compound interest on such excess at the rate of 8% per annum from the date on which he took the possession of the land to the date of payment of such excess into the court। अब इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर तो कोई एप्लीकेंट यानी कि लैंड ऑनर कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर ये कहता है कि मुझे कंपनसेशन की इतनी अमाउंट लिखी गई है, मुझे ये नहीं बल्कि कि इससे ज़्यादा अमाउंट दी जाए, मुझे इसके साथ हर्जाना भी दिया जाए और जो मेरा एनुअल मार्कअप बनता है वो तमाम चीज़ें भी मुझे इस कंपनसेशन के साथ पे की जाएं, तो ऐसी सूरत में अगर तो कोर्ट किसी एग्रीव्ड पर्सन के फेवर में कोई फैसला सुनाती है तो ऐसी सूरत में जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द इंटरेस्ट हैं दैट इज 6% या 8%, तो ऐसी सूरत में वो ये 6% या 8% उसको देकर और फिर उसके बाद जो कंसर्न्ड कलेक्टर है उसको ये ऑर्डर देती है कि जब इस बंदे को इसकी जमीन की कंपनसेशन दी जाएगी तो उस कंपनसेशन के साथ साथ फिर इस बंदे को हर्जाना भी दिया जाएगा जितनी कॉस्ट इसकी बनती है, और साथ ही साथ जो इसका एनुअल मार्कअप बनता है वो भी इस बंदे को पे किया जाएगा एज पर सेक्शन 28। तो यहाँ पर एक्सेस कंपनसेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करने की बात थी वो इसके बारे में कहा गया था कि जो कलेक्टर के पास रकम मौजूद है उस रकम में से कंपनसेशन के साथ साथ उसको हर्जाना, उसको एनुअल मार्कअप दिया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 25 से सेक्शन 28 तक। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।